हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्रॉप फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इसका नाम है दोस्तों लाइट एंड डार्क रिएक्शन। और दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को प्लांट सेल के बारे में भी पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपकी क्रॉप फिजियोलॉजी की तैयारी नहीं हुई तो मैंने जितना वीडियो डाला है उसको देख लीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और जितना वीडियो मैंने डाला है इसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। तो चलते देखते हैं लाइट रिएक्शन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का विघटन होकर, मतलब दोस्तों जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का विघटन होता है, मतलब दोस्तों जब जल का ऑक्सीकरण होता है तो स्वतंत्र रूप से जो हाइड्रोजन ग्राहक होता है वह NADP द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा ATP का निर्माण होता है। यह दोनों ATP और NADP, जो दोस्तों ATP और NADP 2H होते हैं, यह ऊर्जा वाहक का कार्य करते हैं। यह क्रिया दोस्तों हरित लवक के ग्रेना में पाई जाती है। प्रकाशीय अभिक्रिया का सर्वप्रथम वैज्ञानिक हील ने दिया था, इसलिए इसे हील अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों, यह जो अभिक्रिया होती है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रेनम में होती है। इस क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है तो स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन ग्राहक जो होता है NADP द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा ATP का निर्माण होता है। यह दोनों पदार्थ, मतलब दोस्तों जो ATP और NADP 2H होते हैं, यह ऊर्जा वाहक का कार्य करते हैं। इस अभिक्रिया को सर्वप्रथम वैज्ञानिक हील ने अध्ययन किया था, इसलिए इसे हील अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है हील अभिक्रिया, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, प्रकाशीय अभिक्रिया को हील अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया। इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, यह जो अभिक्रिया होती है इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में भी होती है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, वह हरित लवक के ग्रेना में होती थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है और वह हरित लवक के ग्रेना में होती थी। इस क्रिया में प्रकाश प्रक्रिया द्वारा निर्मित, दोस्तों जो प्रकाश अभिक्रिया में NADP 2H ऊर्जा वाहक का कार्य कर रहे थे, उसी को कह रहा है कि इस प्रक्रिया में प्रकाश द्वारा निर्मित NADP 2H ऊर्जा वाहकों का स्ट्रोमा में प्रवेश। दोस्तों, ये जो ऊर्जा वाहक हैं यह स्ट्रोमा में प्रवेश होकर ऊर्जा युक्त कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। यही दोस्तों है डार्क रिएक्शन। मतलब जो दोस्तों प्रकाश अभिक्रिया द्वारा निर्मित ऊर्जा वाहक होते हैं वह स्ट्रोमा में जाकर अधिक ऊर्जा युक्त कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को लाइट रिएक्शन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवक का ग्रेनम में उपस्थित क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है और ADP से ATP का निर्माण होता है। ATP में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है, तो दोस्तों इसी को लाइट रिएक्शन कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लांट सेल, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्लांट सेल को दोस्तों मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसका मैंने PDF नहीं बनाया है। और दोस्तों इसके फिगर को आप लोग देख लीजिएगा। यह दोस्तों इसका फिगर है। इसमें दोस्तों थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अब इसके फिगर को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट सेल होता है उसमें सबसे पहले सेल वाल पाया जाता है। सेल वाल, इसके मैं दोस्तों सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, इतना ही आप लोगों को लिखना भी है। कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति या सेल वाल कहा जाता है। यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिक, लेग्निन का बना होता है। यह दोस्तों जो सेल वाल होता है यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लेग्निन का बना होता है। इसका कार्य दोस्तों होता है कोशिका आर्गन को सुरक्षा प्रदान करना। जो कोशिका के आर्गन होते हैं दोस्तों, जो कोशिका के अंग होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना दोस्तों कोशिका भित्ति का कार्य होता है। यह कोशिका को एक आकार देता है। जैसे दोस्तों कोई कोशिका है उसको एक आकार देगा, बाहर से एक आकार देता है कोशिका को। यह रासायनिक तथा बाहरी नुकसान से बचाता है। दोस्तों जो सेल वाल होता है यह कोशिका को रासायनिक तथा बाहरी नुकसान से भी बचाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला इसे कहते हैं हिंदी में। कोशिका कला SPM का कार्य करती है। दोस्तों ये SPM का कार्य करती है, मतलब दोस्तों सेमी पर मेम्ब्रेन, दोस्तों जिसे अर्धपारगम्य में झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका कला SPM का कार्य करती है तथा यह कोशिका तत्व को घेरे रहती है। दोस्तों जो कोशिका तत्व होते हैं उसे यह घेरे रहती है। SPM जो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन होती है यह कोशिका तत्व को घेरे रहती है तथा यह लिपिड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। यह दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह लिपिड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है।
इसका कार्य दोस्तों चुनिंदा चीज़ों को आने देता है, मतलब दोस्तों कोई यदि फायदेमंद चीज़ है तो उसी को आने देगा दोस्तों। अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य भी यही है कि यदि कोई यूजफुल तत्व है या कोई यूजफुल उसके अकॉर्डिंग टू यूजफुल रहेगा तभी वो आने देगा, नहीं तो आने नहीं देगा। और यह हार्मोन को प्राप्त करती है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है साइटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका में जो जलीय द्रव्य पाया जाता है उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये तत्वों के समूह का 80% जल का बना होता है। ये तत्वों के समूह के 80% जल का बना होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका में जितना भी जलीय पदार्थ पाया जाएगा उसी को कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है गाल्जी बॉडी, जिसे कहते हैं हिंदी में गाल्जी गाय। कैमिलो गाल्जी ने पहली बार इसका अध्ययन 1898 ईस्वी में किया था। 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने इसका अध्ययन किया था। ये 60% प्रोटीन और 40% लिपिड का बना होता है दोस्तों। जो यह गाल्जी बॉडी जो होता है यह 60% प्रोटीन और 40% लिपिड का बना होता है। इसका दोस्तों कार्य होता है प्रोटीन को भेजना, यह प्रोटीन को भेजने का कार्य करता है दोस्तों। जो गाल्जी बॉडी जो होता है यह प्रोटीन को भेजने का कार्य करता है। यह लिपिड का अवशोषण करता है दोस्तों। तीसरा इसका कार्य है कि पादप कोशिका भित्ति में निर्माणकारी होता है, मतलब पादप कोशिका को निर्माण करने में भी सहायक होता है। और यह ऊर्जा बनाता है, मतलब दोस्तों एटीपी का निर्माण करता है, भंडारण का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको मैंने विस्तार से बताया, फिर मैं बता दे रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी खोज अल्टमैन ने दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की था। इसका नाम दोस्तों उन्होंने बायोप्लास्ट कहा था, लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया वेंडा ने दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। इसे कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। इसे कोशिका का विद्युत घर या पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों। इसका कार्य होता है कोशिका श्वसन में कार्य करना। यह कोशिका श्वसन में कार्य करता है और क्रेब चक्र में कार्य करता है। यह ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है राइबोसोम। यह माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपरी भाग पर कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, जिसे राइबोसोम कहते हैं दोस्तों। जो राइबोसोम होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपरी भाग पर कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। इसका कार्य होता है यह आरएनए को सुरक्षा प्रदान करना। यह दोस्तों जो ही हम आरएनए होता है, मतलब मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, उसको दोस्तों सुरक्षा प्रदान करता है और पॉलीपेप्टाइड को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आता है दोस्तों न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। 1831 में दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन दोस्तों साइंटिस्ट का नाम है। मैं लेक्चर के माध्यम से आप लोग समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। कोशिका के मध्य भाग में पाए जाने वाला भाग को केंद्रक कहते हैं। कोशिका के मध्य भाग में पाए जाने भाग को केंद्रक कहते हैं दोस्तों। ये कोई कोशिका इसके बीच में जो ये भाग पाया गया इसी को केंद्रक कहा जाएगा। इसका कार्य दोस्तों देखते हैं अब। इसमें आरएनए और प्रोटीन का दोस्तों भंडार घर कहा जाता है। इसे न्यूक्लियस को आरएनए और प्रोटीन का भंडार घर कहा जाता है। और दोस्तों यह कोशिका की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, ऊर्जा नियंत्रण का काम करती है दोस्तों। कोशिका में ऊर्जा नियंत्रण का कार्य करती है। इसके बाद आता है लाइसोसोम दोस्तों। इसकी खोज डी डेव ने 1995 ईस्वी में की थी। डी डेव दोस्तों एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1995 ईस्वी में इसकी खोज की थी और इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आत्महत्या का थैली दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद इसका कार्य होता है दोस्तों मृत कोशिका को नष्ट करना। यह जो मृत कोशिका होती है, मृत कोशिका को नष्ट कर देता है। मृत कोशिका को नष्ट करना लाइसोसोम का कार्य होता है, मृत कोशिका को नष्ट करना। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत हर जगह पूछा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। जैसे दोस्तों ग्लूकोज के अणु को
ग्लूकोज हो गया दोस्तों, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे एंजाइम की उपस्थिति में तो दोस्तों पायरुवेट के 2 अणु बनेंगे। पायरुवेट के 2 अणु बनेंगे। इसी को दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है कि ग्लूकोज के अणु का एंजाइम की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो पायरुवेट के 2 अणु बनते हैं, इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है गटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं बिंदु स्वेदन। पौधे के रंध्रों द्वारा जल यह पौधे के रंध्रों द्वारा जल निकालता है दोस्तों। पौधों के रंध्रों द्वारा जल निकालने की क्रिया को ही गटेशन कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को लाइट एंड डार्क रिएक्शन और प्लांट सेल पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ पूछना हो तो दोस्तों आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। जय हिंद।